सर्जरी। बिल्कुल, और केरल में तो करारी हार हुई है कांग्रेस की, और शशि थरूर केरल से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं शशि थरूर भी कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। मुकेश नाग, मैं आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने, लेकिन नवाब मलिक, क्योंकि आप एक बड़े अलाई रहे हैं यूपीए में और आप सरकारों में भी शामिल रहे हैं कांग्रेस के साथ, और आज आपके नेता ने भी एक बात उठाई है, और जब बात आती है पीएम कैंडिडेचर की तो वो नीतीश कुमार का कैंडिडेचर ऊपर रखते हैं बजाय राहुल गांधी के। क्या एनसीपी में भी ये सेंस है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, या एनसीपी का क्या एनालिसिस है कांग्रेस के लगातार सिमटने का? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सच्चाई है कि कांग्रेस पूरे देश में आज उनका अस्तित्व नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है ना कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। आगामी चुनाव यूपी में होने वाले हैं, वहाँ पे भी सपा बसपा ही एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह रही होगी, नतीजे आएंगे 2017 में, वो सामने आएगा। तो दोनों जो दल हैं वो देश के 40-50% हिस्से पे उनका अस्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं गठबंधन के माध्यम से अपने साथ लोगों को जोड़ के राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साथियों को चुना, उनके साथ अपना विस्तार किया और धीरे धीरे साथियों को नज़रअंदाज करके अपना अस्तित्व बनाने का काम करती रही। आज कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो एकला चलो रे के भूमिका में सफल हो पाएगी या उनको अपने गठबंधन में कुछ साथियों को लेकर राजनीति करनी पड़ेगी। ये अगर जब तक वो कांग्रेस तय नहीं करती तब तक आने वाले दिनों में कौन से वो साथी हो सकते हैं सर? कहीं न कहीं जिस तरह से नवाब मलिक, कौन से वो साथी हो सकते हैं? जरा पूरी बात हो जाने दीजिए पूरी। ऐसा है कि वो तय करे। अब साथी वो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, सेकुलर राजनीति देश में करती हो। अगर ऐसे लोगों का जैसे बिहार में व्यापक मोर्चा बना, इस तरह से मोर्चे बनाकर कांग्रेस राजनीति करेगी तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाएगी। आज आसाम के नतीजों को देख लें। आसाम में भारतीय जनता पार्टी को 29% वोट मिले हैं। उसके साथ आसाम गण परिषद को 8% और बोडो जो पार्टी है उसको 2-2.5%, कुल मिला के 40% के भीतर है। बदरुद्दीन तैयब जो उनकी पार्टी है AIDUF, उसको मिले हैं 13% वोट, कांग्रेस को मिला है 31% वोट। तो कुल मिला के जो जीता हुआ मोर्चा है वो 38-39%। लेकिन सर वेस्ट बंगाल में तो ये गठबंधन में ही गए थे, पार्टी के साथ ही गए थे, और वहां ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में गए थे जो 34 साल सत्ता में रहे। सुनिए ना मेरी बात ठीक है। ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में चीजें अलग है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ममता का रोल ही कांग्रेस है। ममता बनर्जी कांग्रेस, युवक कांग्रेस की कार्यकर्ता है। पूछ सकता हूं, उसने कांग्रेस की जगह वहाँ पे नवाब मलिक साहब, मैं आपसे ये आपको कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न कर सकता हूं आपसे। मैं अमिताभ सिन्हा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं। आपने कहा कि एकला चलो का नारा के साथ कांग्रेस चल रही है। मुझे लगता है कि शायद आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं राजनीतिक क्षेत्र के, आपको जानकारी होनी चाहिए और होगी भी। उसने ऐसा नहीं किया, और साथ में बंगाल में तो उसने एक हिस्टोरिक ब्लंडर किया, ऐतिहासिक भूल की, जो उसने 2004 से 2009 के बीच में वामपंथ ने कांग्रेस के साथ किया था, और जिसकी वजह से वामपंथ का सुपड़ा साफ हो गया था बंगाल और केरल में। लगभग वही स्थिति उसने की, लेकिन इस बार थोड़ी मिली स्थिति थी। बंगाल में उन्होंने वामपंथियों के साथ हाथ मिला लिया, और उसके बाद केरल में वो उसी वामपंथ के साथ वो लगातार लड़ाई करते रहे और एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप होता रहा। तो ऐसी चीजों को आप कैसे कह सकते हैं एकला चलो? साथ में डीएम के साथ तमिलनाडु में वो पिलियन राइडर किया। वो एक राष्ट्रीय दल होके उसने इतनी छोटी सी हिस्सेदारी की। मुझे लगता है कि इन चीजों को आप ध्यान रखिए। कांग्रेस एकला चलो के बावजूद एकला चलो नहीं चली है, वो सबों के साथ चलने के बावजूद वो हारी है। जल्दी जरा ऐसा है जहाँ पे सेकुलर विकल्प है वहाँ कांग्रेस को लोगों ने नहीं स्वीकारा, ये मान्य है। लेकिन आप पिछले 1.5 साल के भीतर जो नतीजे आए, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी आरजेडी के वोटों को ले लेंगे तो वो 65% वोट है। अगर बिहार की तरह गठबंधन होता तो झारखंड में सांप्रदायिक और
सांप्रदायिक महाराष्ट्र में मोर्चा, हमारा गठबंधन होता तो तुम्हारा देखिए, टुकड़ा साफ हो देखिए, जाता। ये अब इससे निकलना बिल्कुल, पड़ेगा आप लोगों बिल्कुल, को। देश अब में ये विचारों की निरपेक्ष लड़ाई और है। सांप्रदायिक सपना है उनको साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ इस पैनल में और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुकेश नायक कुछ बड़े सवाल आपके ऊपर नवाब मलिक ने भी उठा दिए हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आगे की राजनीति ऐसे कैसे करनी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट से अमीर हैदर जैदी भी हैं इस पैनल में। और जैदी साहब, क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी सरकार में रहे हैं और आप भी कांग्रेस की कार्यशैली को अच्छे तरीके से जानते हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस की सर्जरी का वक्त आ गया है और कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है? गौरव जी, ये नारा बीजेपी का है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो इस पे तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस की सर्जरी तो उनके नेता कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह। मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। ये विपक्ष विहीन भारत की कल्पना कर रहे हैं। ये बिहार में जाते हैं तो कहते हैं नीतीश विहीन भारत चाहिए। ना सुन लीजिए, आपने कहा है वहां पे नीतीश नहीं चाहिए। आप वहां जाते तो सर कौन पार्टी कहेगी कि विपक्षी पार्टी को हम लेकर आइए? कोई आप विपक्षी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं? आप लोकतंत्र के अंदर कैसे सर कौन सी पार्टी विपक्षी पार्टी के लिए वोट मांगती है? आप लोकतंत्र के अंदर कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष नहीं होगा और विचारों की विभिन्नता नहीं होगी तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा? मेरी समझ में नहीं आता ये सर, तो कांग्रेस के नारे के ऊपर डिस्कशन नेशनल चैनल पे हो रहा है। कांग्रेस का नारा है कि वामपंथ मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये कौन से समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं? ये उन मुद्दों से मुंह हटाना चाहते हैं। सर आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। नहीं जैदी साहब मुद्दे पे बात करते हैं। ऐसा तो लगातार एनालिसिस 4 घंटे भी हम करते रहेंगे। मैं सर मुद्दों नहीं कर रहा हूं। जैदी साहब कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मैं आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट 40 सेकंड दूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब थिंकिंग की जरूरत नहीं है, विचार मंथन की जरूरत नहीं है, सर्जरी की जरूरत है। आपको लगता है कि नहीं लगता है? और आपको यह भी लगता है कि आपको कांग्रेस की वजह से कहीं कुछ डेंट हुआ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप तीसरे नंबर पर पहुंचे? वो डेंट के लिए मैं बहुत सख्त कल भी बोला हूं, आज भी बोलूंगा। लेकिन ये सही मुद्दों से बात उठाने की बात है। धारा 100-370 के ऊपर ये चुनाव जीत के आते हैं कश्मीर के अंदर आज 66,000 विषय लेके आ रहे हैं? 66,000 परिवार क्या वहां चर्चा कगार पर पहुंचा हुआ है? वहां की चर्चा करनी है? भूख के कगार पर। मुझे लगता है आप विषयांतर कर रहे हैं। आप विषयांतर करें। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं विषयांतर। 66,000 वहां पे कश्मीरी पंडित भूखे कगार पर। अरे कश्मीरी पंडित अमिताभ सिन्हा, ठीक है अमिताभ सिन्हा की बात करूं दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं जल्दी। जैदी साहब लेकिन मुद्दे की बात करते हैं ना। जैदी साहब आप कश्मीर जा रहे हैं, ऐसे तो पूरे देश में बात हो सकती है, लेकिन बात हो रही है कांग्रेस की सर्जरी की, कांग्रेस के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की। आप उस पर बोलना नहीं चाहते? या तो आप स्वीकारिए इस बात को कि आप उसमें बोलना नहीं चाहते? सर मैं उस पे ही आ रहा हूं। शायद हो सकता है फ्यूचर रिलायंस कुछ और आप देख रहे हो। मैं उस पे भी आ रहा हूं। कांग्रेस के अंदर 2 धड़े, कांग्रेस के अंदर 2 धड़े। कांग्रेस के अंदर को अंदर मानना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। एक चीज पे तो मैं निष्पक्ष राय करता हूं कि राहुल गांधी ने बिहार के अंदर एक समझौता किया वामपंथियों से। हमने ईमानदारी से उस समझौते को स्वीकार किया, हमने अपना वोट ट्रांसफर किया। लेकिन कांग्रेस के एक धड़ा ऐसा है जो राहुल गांधी की बात नहीं मानता। ये उनका इंटरनल मामला है कि वहां पे वामपंथियों को वोट वहां ट्रांसफर बिहार में कहां हुआ इनका? ये बंगाल में क्या? बंगाल की बात कर रहा हूं। सुधारी, आपने बिहार बोला अभी। मैं सर बंगाल की बात अभी बिहार बोला सर, सॉरी बंगाल की बात कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी कि अपनी जो बीजेपी की एक ट्रेजेडी वहां रही है, जो उनका टीएमसी से समझौता था, वो हम नहीं बता पाए। कल भी हम बता रहे थे, इनका पर्दे के पीछे एक समझौता टीएमसी से रहा। टीएमसी इनकी बी टीम है। अगर ये उनसे ओपन समझौता रही तो पॉलिटिक्स में ट्रांसफर ही नहीं होता। इसका मतलब तो आप पॉलिटिक्स समझ नहीं पाए बंगाल की, अगर इसका मतलब ये निकाले तो। हम ठीक है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो यही निकाले आप, क्योंकि हमें डुबोया है। हर टीम की टैक्टिक्स, इलेक्शन में तो हर पार्टी टैक्टिक्स अपने हमने कल माना।